के साथ मैं अपना नालंदा के विषय में उद्बोधन प्रस्तुत करना चाहूँगा। मुझे आप 1 मिनट का समय दें तो मैं अपना प्रेजेंटेशन लॉगिन करता हूँ। मुझे आशा है आपको ये प्रेजेंटेशन दिख रहा होगा। सर अभी दिख नहीं रहा है। एक मिनट जरा इसको फिर से आप बता देते। एक बार जरा आप इसको नहीं, लेकिन उसमें आ नहीं रहा है। अच्छा, आ गया। ये विंडो करना है या योर एंटायर स्क्रीन? दिख रहा है जी? जी दिख रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया था, आज का विषय है नालंदा वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड सम एट्रीब्यूट्स ऑफ इट्स आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू। जून 2020 के तक जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है उसमें कुल जो कल्चरल और नेचुरल दोनों कैटेगरी की हैं, जिनको कि वर्ल्ड हेरिटेज ये मानती है कि इन प्रॉपर्टीज में आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू। इन प्रॉपर्टीज में 869 कल्चरल प्रॉपर्टीज हैं, 213 नेचुरल प्रॉपर्टीज हैं और 39 मिक्स प्रॉपर्टीज हैं जो 167 देशों में फैली हुई है। हमारा सौभाग्य है कि भारत में 38 वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टीज हैं, जिनमें 30 कल्चरल प्रॉपर्टीज, 7 नेचुरल और 1 मिक्स्ड प्रॉपर्टी है। इन 30 कल्चरल प्रॉपर्टीज में 22 कल्चरल साइट्स जो हैं वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मैनेजमेंट के अंतर्गत आते हैं और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारत में वर्ल्ड हेरिटेज की नोडल एजेंसी है। इनके अतिरिक्त एक लिस्ट होती है, टेंटेटिव लिस्ट, तो उसमें भी भारत की 43 प्रॉपर्टीज इंक्लूडेड हैं। अब हम बात करें अगर नालंदा की, तो हम कह सकते हैं इंडिया इज प्राउड टू हैव नालंदा इंस्क्राइब्ड इन 2016 in the World Heritage List of UNESCO. It is considered now to be the earliest university of the world with proper administrative and academic setup.
और जस्ट मिनट, ये प्रेजेंटेशन फिर कहीं निकल गया, इसको मैं दोबारा ले आना चाहूंगा। आज कुछ इंटरनेट का भी इशू है जिसकी वजह से कुछ गड़बड़ हो रहा है। आ गया? हेलो? यस सर, आ गया। तो ये एक ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव और एकेडमिक सेटअप की वजह से इसको विश्व का प्राचीनतम विश्वविद्यालय माना जा सकता है। Representative ancient Indian centers for learning have been Taxila, Nalanda and Vikramshila, which is very well known fact. Other scattered centers were Gurukulas, Mathas and Viharas in Kashmir, Bengal, Odisha, Kashi, Kanchi, Valbhi and other places. And they attracted students from far off places and foreign countries. They imparted rigorous training to the students in the fields of culture, sciences, theological studies, literature and grammar. अब यहाँ हम देखते हैं कि शिफ्टिंग ऑफ अट्रैक्शन ऑफ सेंटर्स ऑफ लर्निंग किस तरह से हुआ। तक्षशिला में प्राक मौर्य काल से लेकर गुप्त काल तक, यानी 5th सेंचुरी BC के आसपास से लेकर के 5th सेंचुरी AD तक लर्निंग का एक सेंटर बना रहा, लेकिन इसे हम ऑर्गेनाइज सेंटर नहीं कह सकते। नालंदा, जिसका विकास प्राक मौर्य काल से लेकर के गुप्त काल तक हुआ, एक महाविहार के रूप में, वो गुप्त काल से लेकर के पाल युग तक, यानी 5th सेंचुरी AD से लेकर के 12th सेंचुरी AD तक ऑर्गेनाइज्ड सेंटर ऑफ लर्निंग बना रहा। इसके अलावा विक्रमशिला, जो 8वीं-9वीं शताब्दी में डेवलप हुआ बिहार में, वो भी एक सेंटर था लर्निंग का, लेकिन उसको हम ऑर्गेनाइज्ड सेंटर ऑफ लर्निंग नहीं कर सकते। जहां तक नालंदा की बात है, इसके जो एक्सटेंसिव रूइंस हैं वो बड़गांव में मिले जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम को, राजगीर के उत्तर में। और उस समय जनरल कनिंघम ने 19th सेंचुरी में जो फोटोग्राफ भी और साथ साथ ड्राइंग्स प्रस्तुत की थी, उनके आधार पे आगे चलकर उत्खनन का कार्य हुआ। और मुख्य रूप से ये कार्य 1861 के बाद सीधा जब हम 1915 में आते हैं, उस समय शुरू हुआ और 20 वर्ष तक यहाँ उत्खनन कार्य चलता रहा।
Alexander Cunningham had traced the antiquity of the site to the period between Fasyan and Xuanzang, between 425 to 625 AD. Fasyan visited Nalanda and called it Nalo, the birthplace of Sariputra, the chief disciple of Lord Buddha. Nalo can be equated with Nala, Nalakgam or Nalika, mentioned in Anguttar Nikaya, Madhyam Nikaya, Sanyutta Nikaya, and Dhammapadatta Katha, which also mention birth and death of Sariputra in the same room of the house. Buddhist texts mention Lord Buddha's preaching various suttas in the Pavarikambhavan at Nalanda. तो इस तरह से हमको नालंदा के विषय में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही बुद्ध के संदर्भ प्राप्त होते हैं. मॉडर्न विलेज सारिचक कैन बी आइडेंटिफाइड विद द प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ सारिपुत्र इन द विलेज ऑफ हिज मदर सारी. और साथ ही साथ जो 24वें जैन तीर्थंकर हैं, उन्होंने भी ऐसा माना जाता है कि 3 वर्षावास नालंदा में किए थे. Xuanzang मेंशंस, ये इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है Xuanzang या वैनसांग के सीयूकी में, जहां उसने कहा है कि नालंदा में 1500 टीचर्स थे और 10,000 स्टूडेंट्स को वो गाइड करते थे. एक तिब्बती मध्यकाल में तिब्बती विद्वान हुए हैं लामा तारानाथ. उन्होंने भी नालंदा की प्राचीनता के विषय में संकेत दिए हैं और उनके अनुसार नालंदा सारिपुत्र के जन्म और निर्वाण से संबंधित स्थान था. वहां एक सारिपुत्र चैत्य था. सम्राट अशोक ने एक विशाल टेम्पल बुद्ध का नालंदा में बनवाया था. 2 ब्राह्मण आचार्य भाई भी इस बिल्डिंग के कार्य में सम्मिलित थे. उन्होंने वहां 8 मंदिरों का निर्माण कराया था. अशोक ने सर्वप्रथम वहां एक विहार की स्थापना की. उद्भट और उसके भाई ने 500 आचार्यों के साथ इस विहार का विस्तार किया. राहुल भद्र और नागार्जुन ने महायान का यहाँ प्रचार किया. मगध के एक ब्राह्मण ने यहाँ 108 मंदिरों का बाद में निर्माण किया. नागार्जुन, जिन्हें हम जानते हैं कि वो एल्केमी के एक विशेष आचार्य थे और साथ ही साथ महायान बौद्ध दर्शन के भी आचार्य थे. वो नालंदा में या नलेंद्र में उपाध्याय थे. नागार्जुन के शिष्य थे आर्यदेव और नागाभय, जो वहां रहते थे. आचार्य असंग और उनके भाई वसुबंधु भी एक के बाद एक नालंदा में उपाध्याय हुए. और गुप्त काल में आचार्य दिंगनाग ने नालंदा में 3 बार ब्राह्मण विद्वानों को शास्त्रार्थ में पराजित किया. इस प्रकार traditionally the antiquity of Nalanda is traced back to the time of Buddha, down to Ashoka's reign, and developments in the time of Acharya Nagarjuna during the Kushan period. तो ये हमें इंफॉर्मेशन लिटरेचर के माध्यम से मिलती है, लेकिन हमें बहुत सारे साक्ष्य पुरातत्व से भी प्राप्त हुए हैं, जिनकी मैं कुछ
की मैं चर्चा करना चाहूंगा। On the other hand, historians and archaeologists following Alexander Cunningham's view believe that Buddhist settlement at Nalanda began during Gupta period and continued through Pal period to the 12th century AD. Although it is true that archaeological evidence of early antiquity of Nalanda is still insufficient, there are certain indications from earlier excavations which suggest the early beginning. One such evidence is from स्तूप साइट नंबर 3। अगर आपने नालंदा महाविहार या नालंदा विश्वविद्यालय के चित्र देखे हों तो आपने उसमें जो सबसे इम्पोजिंग स्ट्रक्चर दिखता है वही स्तूप साइट नंबर 3 है, और उसका एक पार्शियल व्यू यहाँ पे दिया है जिसमें जो कॉर्नर का एक टावर है उसके अंदर एक दूसरे स्तूप का पता चलता है जो यहाँ चित्र में आपको दिखाई दे रहा है। इस तरह से इस कंस्ट्रक्शन के जो स्तूप साइट नंबर 3 का कंस्ट्रक्शन था उसके कुल 7 स्ट्रक्चरल फेजेस हैं, और ये 7 स्ट्रक्चरल फेजेस लगभग मौर्य काल से लेकर के और उत्तर गुप्त काल तक के बीच के युग के माने जाते हैं। Regular archaeological excavations were carried out at Nalanda by the Archaeological Survey of India from 1915-16 to 1935-36 under John Marshall and D.B. Spooner, by Hiranand Shastri and J.A. Page. A large area was excavated, having stupas, monasteries, shrines, temples, and other structures, yielding a large number of sculptures and antiquities. और जैसा कि इस चित्र में आप देख सकते हैं, इतनी एक ही ट्रेंच में इतने सारे लोग भीड़ करके वहां काम कर रहे हैं, तो ये 19वीं शताब्दी के 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में उत्खनन का क्या प्रकार था उसको परिलक्षित करता है। Excavations lacking in study of stratigraphy, classification of ceramics, and minor antiquities and scientific dating, तो इन सब में लैक करता था ये एक्सकवेशन, और इसको जहां एक दीवार मिली उसको ट्रेस करते हुए उस पूरे स्ट्रक्चर को एक्सपोज करना और मिट्टी के अंदर से क्या स्कल्पचर्स मिल रहे हैं या दूसरी पूरा वस्तुएं मिल रही हैं उनको कलेक्ट करना, ये उस जमाने में एक्सकवेशन का मुख्य उद्देश्य होता था, जो धीरे धीरे करके आने वाले समय में बदलता गया। Now, still the remaining areas require fresh work to remove earlier delusion, और उसमें कुछ थोड़ा काम हुआ है और आगे और काम होने की संभावना है, क्योंकि जब उन्होंने 20 वर्षों तक एक्सकवेशन का कार्य किया तो जहां एक स्ट्रक्चर उनको मिला उस स्ट्रक्चर को पूरा एक्सपोज करके छोड़ दिया, इसके बाद दूसरा स्ट्रक्चर मिला उसको एक्सपोज करके छोड़ा, लेकिन ये जानने की कोशिश नहीं की कि जो एक स्ट्रक्चर बना हुआ है उसके नीचे आगे और क्या है, तो वो चीजों उन चीजों पर ध्यान नहीं दिया जो आज आवश्यक है ध्यान देना। और उत्खनन के बाद विभिन्न प्रकार की वस्तुएं प्राप्त हुई, जिसमें मेटल के स्कल्पचर्स हैं, सीलिंग्स हैं, स्टोन के बड़े स्कल्पचर्स हैं, और जरूरी नहीं है कि ये सारे बौद्ध धर्म से संबंधित हों, बल्कि इसमें बहुत सारे ब्राह्मणिकल रिलीजन के साथ भी संबंधित हैं। जैसा कि आप एक
मूर्ति देख रहे हैं यहाँ वराह की, जो पृथ्वी का उद्धार कर रहे हैं। तो इस तरह की भी मूर्तियां वहां हैं, स्टोन में हैं, ब्रॉन्जेस में हैं, स्टको में हैं, टेराकोटा में हैं। तो विभिन्न माध्यमों में ये प्राप्त होती हैं। इसी तरह से यहाँ कुछ और स्कल्पचर्स दिखाए जा रहे हैं। यहाँ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स के ऊपर या मेटलिक स्कल्पचर्स के ऊपर। और नालंदा फाउंड्री से जो स्कल्पचर्स निकले, उन्होंने पूर्व मध्यकाल में और आगे आने वाले समय में देश विदेश में जो कला का माध्यम था उसको प्रभावित किया। और आज भी नेपाल, तिब्बत आदि में जो स्कल्पचर्स मिलते हैं वो उसी से प्रभावित स्कल्पचर हैं। अब यहाँ एक बार हम नजर डालें स्तूप साइट नंबर 3 की। लेफ्ट टॉप में आप देख सकते हैं कि एक्सकवेशन जब स्टार्ट हुआ था 1861 में कनिंघम के द्वारा, उस समय क्या पोजीशन थी। उसके बाद उसके बगल में, उसके नीचे 1871 में कनिंघम ने जब अपना काम पूरा किया, उस समय कुछ शेड्स वगैरह भी प्रोवाइड किए और उनको एक बड़े स्ट्रक्चर के अवशेष मिले। जैसा कि 1915-16 से 1935 के आसपास तक जो उत्खनन हुए, उनमें 1925 में राइट टॉप कॉर्नर पे जो आपको चित्र दिख रहा है, वो उस तरह के अवशेष सामने आए। और आज मतलब 21वीं शताब्दी में ये स्तूप साइट नंबर 3 कंजर्वेशन के बाद इस तरह से अवस्थित है। जैसा कि मैंने कहा, स्तूप साइट नंबर 3 के 7 अलग अलग स्टेजेस हैं कंस्ट्रक्शन के। उसमें कंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन और इनलार्जमेंट, कंजर्वेशन, ये सारे मौजूद हैं। जहां तक कि स्ट्रक्चर 7th स्ट्रक्चर की बात है, वो सबसे आखिरी स्ट्रक्चर है, जिसके नीचे 6ठा स्ट्रक्चर है जो उससे थोड़ा पहले का है। और उसके नीचे वाला जो 5वां स्ट्रक्चरल फेज है, वो वहां से एक इंस्क्रिप्शन मिला था जिसके आधार पर 516-17 ईस्वी का उसे माना जा सकता है। ये एक क्ले टैबलेट था, उसके ऊपर ये डेट दी हुई थी। तो 5वां जो लेवल है उसको हम गुप्त काल का लेवल मानते हुए चलते हैं। Stucco covered stoop base with corner towers and votive stupas. They were already constructed at the site. The facade is ornamented with stucco figures of Buddha and Bodhisattvas. तो ये और इसके बाद 6ठे और 7वें फेज में उसी का रिपेयर और इनलार्जमेंट हुआ। लेकिन 5वां स्ट्रक्चरल फेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो अपने आप में ये बताता है कि ये 6ठी शताब्दी का गुप्त काल, अर्ली 6th सेंचुरी का गुप्तकालीन स्ट्रक्चर है। इसके बाद हम उसके अंदर जो स्ट्रक्चरल फेजेस हैं, अब आपके सामने ये प्रश्न आएगा कि ये अंदर के स्ट्रक्चरल फेजेस हमें कैसे पता चले। तो ये जो वहां स्पूनर ने एक्सकवेशन कराया था, उस एक्सकवेशन में पूरे का पूरा जो स्तूप साइट नंबर 3 है उसको काटा था। और उसके काटने के बाद जो
एनुअल रिपोर्ट में उन्होंने रिपोर्टिंग की, एक्सकेवेशन की, उनके आधार पे ये लिखा गया है। अब जैसा कि स्ट्रक्चर फिफ्थ आपने देखा गुप्त काल का है, 6ठी शताब्दी के अर्ली पार्ट का है। उसके नीचे स्ट्रक्चर फोर्थ है, a low hollow chamber 12 feet 6 inches square with rough overhanging corbelling around the sides, floor being 1 foot above structure of stage 3। तो ये भी लगभग गुप्त काल का ही स्ट्रक्चर है, लेकिन अर्ली गुप्त काल का से मान सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं स्ट्रक्चर 3 पे। A little above the structure of stage 2, slightly to the southeast, low remains of a chamber measuring 11 feet 6 inches east-west and 5 feet 6 inches north-south, filled with earth and debris. Attached is a low platform with a rounded concrete top. Torsos of 2 mutilated plaster images and fragment of a black glazed pot in the earth filling. अब स्ट्रक्चर 3 का में जो अर्थ फिलिंग करके स्ट्रक्चर बना था, जबकि बाहरी और दूसरे स्ट्रक्चर नहीं थे, तो जो स्ट्रक्चर 3 बनाया गया था उसमें आसपास की मिट्टी लेकर के भर के उसको बनाया गया था। उसमें आज से 100 वर्ष पूर्व जो स्पूनर ने एक्सकेवेशन किया उसमें लिखा है कि ब्लैक ग्लेज्ड पॉट। हालांकि ग्लेजिंग टेक्निक उस समय डेवलप नहीं हुई थी, लेकिन चूंकि वो शाइनिंग पॉटरी थी इसलिए उसको उन्होंने ब्लैक ग्लेज्ड पॉट कहा है। और ब्लैक ग्लेज्ड पॉट जो कि स्ट्रक्चर 3 के अंदर मिलता है, लेकिन उससे पहले का है, वो निश्चित रूप से या तो ब्लैक स्लिप्ड वेयर है या नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर है, जो अपने आप में ये बताता है कि स्ट्रक्चर 3 से जो पहले के स्ट्रक्चर हैं, स्ट्रक्चर 2 और स्ट्रक्चर 1, वो निश्चित रूप से कुषाण काल से पहले के हैं। स्ट्रक्चर 2, high outer wall with plastered surface encasing the lower earliest structure representing base of the second stupa built over and around the first one। तो ये इसका थोड़ा विस्तार किया है। जो एक स्तूप बनाया गया था स्ट्रक्चर 1 का, उसका थोड़ा सा विस्तार किया गया है। अब उससे अर्ली जो स्ट्रक्चर वहां मिलता है, जो अर्लीस्ट स्ट्रक्चर है स्तूप साइट नंबर 3 का, उसके विषय में हम कहें तो बेस ऑफ ए लिटिल स्क्वायर स्तूप 5 feet 8 inches side and 4 feet 6 inches of existing height. Inner face of its wall enclosed a chamber and the smooth outer face corbelled out with 2 offsets in the form of footings which were plastered। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ जो ब्रिक्स यूज की गई हैं उनका साइज 18 इंच लंबा, 13 इंच चौड़ा और 4.5 इंच ऊंचा है, यानी 45 सेंटीमीटर लंबी ब्रिक्स का उपयोग किया गया है। और 45 into 32.5 सेंटीमीटर की ब्रिक्स निश्चित रूप से मौर्यकालीन ब्रिक्स हैं, और मौर्य काल के बाद इस तरह की ब्रिक्स का उपयोग नहीं हुआ था। अब ये जो हम एंटिक्विटी की बात करते हैं नालंदा की, वहां ये कहना चाहेंगे कि earth filling in the stage 3 yielded a black glazed pot, most probably a sherd of northern black polished ware of either stage 1 or 2. Brick size of 18 inches into 13 inches into 4.5 inches of the structure of the stage 1 suggests
them to be Mauryan bricks. और जहां तक मॉडर्न ब्रिक्स की बात है, वो चाहे पाटलिपुत्र की हो, चाहे भीटा की हो, चाहे कुशीनगर की हो, चाहे सारनाथ की हो, चाहे श्रावस्ती की हो, वैशाली की हो, राजघाट की हो या कौशाम्बी की हो, ये सारी ब्रिक्स ऑलमोस्ट 18-19 सेंटीमीटर लंबी हैं, जैसा कि हमें स्टेज 1 के स्तूप में मिलती है नालंदा में। और ये जो प्रारंभिक 4 फेजेस हैं, वो निश्चित रूप से गुप्त काल और गुप्त काल से पूर्व के फेजेस हैं, जिनके अवशेष ब्रिक्स के फॉर्म में और पॉटरी के फॉर्म में वहां से प्राप्त हुए। अनफॉर्चुनेटली वो ऐसा समय था जब पॉटरी की अधिक स्टडी नहीं हुई और जो कंप्लीट पॉट्स थे उनको प्रिजर्व करके रखा गया, और लेकिन जो पॉटशर्ड्स थे उनके ऊपर लोगों ने ध्यान नहीं दिया। अब नालंदा के आसपास कुछ नए इन्वेस्टिगेशंस किए गए, जिसमें 2 एक्सकवेशंस इंपॉर्टेंट हैं, जाफरडीह का और रुक्मिणी स्थान का, जो एज क्रो फ्लाइज ये 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर हैं नालंदा के मेन माउंट से। ये जाफरडीह का जो माउंट है वो सेंटर में दिख रहा है। ड्यूरिंग एक्सप्लोरेशंस, ये एक्चुअली 2006 की फरवरी में हम लोगों ने वहां एक्सप्लोरेशन किया था, जिसमें एक्सकवेशन ब्रांच के हमारे कोलीग्स शामिल थे, और उस समय जाफरडीह जो साइट है 2.5 किलोमीटर वेस्ट में नालंदा रूइंस से, वहां नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ब्लैक स्लिप्ड वेयर, रेड वेयर और ब्लैक एंड रेड वेयर के पीसेस मिले थे। उसके बगल में एक और साइट है गढ़, वहां से इसी तरह के अवशेष प्राप्त हुए थे। और एक तीसरा साइट जो रुक्मिणी स्थान है, वो उस समय भी हमें ऐसा लगा कि एक मॉनेस्ट्री साइट है, जो एक्सकवेशन करके क्लियर हो सकता है, और उस स्थान पर पाल पीरियड की एक सीटेड बुद्ध की बड़ी भव्य प्रतिमा मौजूद है। तो फॉर्चुनेटली ये जाफरडीह और रुक्मिणी स्थान दोनों का एक्सकवेशन ब्रांच ने किया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने। 2006-07 में जाफरडीह का एक्सकवेशन हुआ, और पुरातत्व में एक मैंने आर्टिकल लिखा था उससे पहले, एक्सकवेशन से पहले, जिसमें ये आइडेंटिफाई किया था कि यहाँ पर एक ये स्तूप ऐसा स्ट्रक्चर है, और जब ये एक्सकवेशन हुआ तो ये स्तूप निकल करके सामने आया, जो मौर्य काल में एक मड स्तूप के रूप में बनाया गया था, और जिसके ऊपर कुषाण काल में ब्रिक इनकेसिंग की गई। लेकिन वहां एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि जो मौर्य काल में स्तूप बना था, वो एक उससे प्राचीनतर पुरास्थल के ऊपर बना था, जहां से नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर और उसके रिलेटेड दूसरे सिरेमिक्स प्राप्त हुए उत्खनन में। और आगे मैं बताऊंगा कि उनकी डेट्स बहुत अर्ली गई। ये जो माउंट है 50 मीटर के डायमीटर में फैला है, और इसकी हाइट लगभग 10 मीटर से 12 मीटर तक है।
Stone figures of seated Buddha and other fragments are located on the northeastern side. A water body is located towards southeast of the mount. ये उस माउंट का एक विहंगम दृश्य है. अब जहां तक डेट्स की बात है, जाफर डी एक्सकवेशन से हमें जो C14 डेट्स प्राप्त हुई, मौर्य काल तक की तो डेट्स स्तूप से मिली, लेकिन जो उसके नीचे के लेवल्स हैं वहां से हमें 4 ऐसी डेट्स मिली जो मौर्य काल से कहीं प्राचीनतर है. 857 ईसा पूर्व, 1002 ईसा पूर्व, 1562 ईसा पूर्व और 1259 ईसा पूर्व. और इनमें 3 डेट्स ऐसी हैं, पहली, तीसरी और चौथी, 3 डेट्स ऐसी हैं जो जो एनबीपी लेवल की डेट्स हैं और एक प्री एनबीपी लेवल की डेट. अब नालंदा की एंटिक्विटी के विषय में हमने चर्चा की और ये बड़ी इम्पोर्टेंट चर्चा थी इन द सेंस कि वर्ल्ड हेरिटेज के सामने, वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी के सामने और आइकोमॉस जो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स है, उसके सामने हमको ये सिद्ध करना था कि नालंदा किस प्रकार से हम नालंदा के विषय में ठीक से नहीं समझते हैं और नालंदा बहुत प्राचीन स्थल है और उसका जो आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू है वो एक्सकवेशन के माध्यम से, पुराने एक्सकवेशन के डिटेल्स की स्टडीज के आधार पे ये सिद्ध होता है. लेकिन इनके अतिरिक्त जो यहाँ मैं चर्चा करना चाहूंगा उन 2 कल्चरल क्राइटेरिया की जिनको हमने नालंदा के लिए रखा था. किसी भी साइट के नॉमिनेशन के लिए कम से कम 2 क्राइटेरिया होने चाहिए और जैसा कि शुरू में मैंने बताया कि कुल 10 क्राइटेरिया होते हैं, जिनमें से 6 क्राइटेरिया कल्चरल साइट्स के लिए और 4 क्राइटेरिया नेचुरल साइट्स के होते हैं. तो उसमें हमने क्राइटेरिया नंबर 4 और क्राइटेरिया नंबर 6 को नालंदा के लिए रखा और जिनके आधार पे हम कह सकते हैं कि नालंदा इज एन आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल ऑफ ए टाइप ऑफ ए बिल्डिंग, आर्किटेक्चरल और टेक्नोलॉजिकल एंसेम्बल और लैंडस्केप which illustrates a significant stage in human history. ये क्राइटेरिया 4 था जिसके आधार पे हमने ये सिद्ध किया कि ये जो यहाँ बिल्डिंग्स हैं, जो कंस्ट्रक्शंस हुए हैं मॉनेस्ट्री के, टेम्पल्स के, वो यूनिक टाइप के हैं और उनसे ह्यूमन हिस्ट्री में आगे किस तरह से उनका प्रभाव पड़ा. दूसरा क्राइटेरिया 6 था जो जिसके आधार पे हम कह सकते हैं कि नालंदा इज डायरेक्टली और टेंजिबली एसोसिएटेड विथ इवेंट्स और लिविंग ट्रेडिशंस, विथ आइडियाज और विथ बिलीफ्स, विथ आर्टिस्टिक एंड लिटरेरी वर्क्स ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल सिग्निफिकेंस. और यहाँ हम ये देखते हैं कि टेंजिबल और इंटेंजिबल के बीच जो संबंध है वो नालंदा के क्राइटेरिया 6 से रिफ्लेक्ट होता है. तो ये जो संबंध दिखाने के माध्यम हैं उन्हीं को हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं और उन एट्रीब्यूट्स के आधार पे आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू बनता है. तो इन दोनों क्राइटेरिया को देखते हुए the property was declared as archaeological site of Nalanda Mahavihar within brackets Nalanda University at Nalanda, Bihar in the meeting of World Heritage Committee of UNESCO on 15th July 2016 at Istanbul.
तो इसके लिए हम लोगों ने जो नॉमिनेशन डोजियर तैयार किए वो 3 वॉल्यूम में ये नॉमिनेशन डोजियर आपके सामने है। और इसमें जो इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन है उसकी टीम का मैं पहला मेंबर था और अपने गाइडेंस में मैंने ये सारा तैयार करवाया। बाकी मेंबर्स की टीम के मेंबर्स की भी लिस्ट इसमें दी हुई है, जो भी कंसर्न लोग थे जिन्होंने इसमें काम किया और ये बिना किसी आउटसाइड एजेंसी की मदद के हम लोगों ने सबमिट किया। ये जनवरी 2015 में हम लोगों ने इस नॉमिनेशन डोजियर को सबमिट किया। अब वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का एक उद्देश्य, एक गाइडलाइंस है कि साल भर के बाद एक मिशन आता है और वो मिशन इन सारी चीजों का नॉमिनेशन डोजियर की जांच करता है। तो वो मिशन आइकोमॉस का मिशन आया, क्योंकि ये कल्चरल साइट है और प्रोफेसर मसाया मसुई जो जापान को रिप्रेजेंट करते हैं वो 1 मेंबर आइकोमॉस मिशन में अगस्त 2015 में यहाँ जांच करने आए और उनको नालंदा के विषय में हम लोगों ने सारी बातें बताई, जहां जहां उनको डाउट्स थे स्ट्रक्चर्स के बारे में, यहाँ के कंजर्वेशन के बारे में, वो सारी चीजें उनको बताए और वो फाइनली उसमें कन्विंस भी हुए हमारे बताने पर। क्यों कन्विंस इसलिए हम कहेंगे कि उन्होंने उनके क्वेश्चंस जो थे उनका हमने जो रिप्लाई दिया उसको उन्होंने माना साइट पे। लेकिन जब वो यहाँ से लौट के गए, पेरिस हेडक्वार्टर है इसका वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन का, तो जब लौट के गए तो उन्होंने एक एडवर्स रिपोर्ट दिया और हम लोगों को तो ये लगता था कि एक जापान का प्रोफेसर आया है और वो पॉजिटिव रिपोर्ट देगा इसके विषय में, लेकिन उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं थी, कुछ थोड़ा एडवर्स थी। So further discussions with the ICOMOS team through video conferencing followed by a written statement of the State Party India was put on record, and still the ICOMOS was not convinced and suggested World Heritage Convention to defer this proposal. But unlikely, we fought till the end and ultimately got succeeded. Some of the points raised by ICOMOS were: antiquity of Nalanda is not confirmed neither by tradition nor by archaeological evidence. जैसा कि मैंने अभी एंटिक्विटी की बात की, तो नॉमिनेशन डोजियर से उनको ये नहीं लगा था, लेकिन बाद में जब हमने सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन भेजी तब उनके समझ में पूरी बात आई। फिर दूसरा उनका था कि क्राइटेरिया 6 इज नॉट फुल्ली डिमॉन्स्ट्रेटेड, और तीसरा ऑब्जेक्शन था कि नालंदा कैन नॉट बी कॉल्ड ए यूनिवर्सिटी एज इट्स एट्रीब्यूट्स आर नॉट क्लियर। ऑल्सो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट इज ऑल्सो नॉट अप टू मार्क। आप समझ सकते हैं कि अभी तक जो विश्व में प्रसिद्ध रहा है कि इंग्लैंड में या इटली में या फ्रांस में यूनिवर्सिटीज 11th 12th सेंचुरी में बनी, जिनमें ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, बोलोनिया, ये सारी यूनिवर्सिटीज आती हैं। तो ये जो वेस्टर्न आर्किटेक्ट्स और आइकोमॉस से कनेक्टेड लोग हैं, वो इसको स्वीकार करने में
अपने आप को बहुत असमर्थ पाते थे। और एंटिक्विटी के बारे में हमने चर्चा की, हमने बताया। और क्राइटेरिया 6 और नालंदा यूनिवर्सिटी क्यों नहीं है या नालंदा यूनिवर्सिटी क्यों है, उसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, उसकी भी हम थोड़ी चर्चा आगे करेंगे। उनको जब बताते हुए हमने सप्लीमेंट प्रस्तुत किया तो उनके पास उसका कोई जवाब नहीं था। This clearly shows the attitude of ICOMOS, as our nomination dossier had tried to prove that Nalanda was the first organized university of the world, much earlier in antiquity than some of the early medieval universities of Europe, जैसा अभी मैंने चर्चा किया। But ultimately, in the 40th session of General Meeting of the World Heritage Convention of UNESCO held on 15th July, all the countries supported the case of Nalanda and the site got inscribed with thumping majority. जो हमने ये सप्लीमेंट उनको दिया, उन सप्लीमेंट को ध्यान में रखते हुए इस्तांबुल में जो मीटिंग हुई उसमें ये किसी भी कंट्री ने इसका विरोध नहीं किया। और ये खास तौर से जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं उन्होंने इसका पूरी तरह से समर्थन किया। उनके एम्बेसडर्स जो वहां थे या उनके जो एक्सपर्ट्स वहां थे, उन्होंने सब ने इसका समर्थन किया। अब हम कुछ एट्रीब्यूट्स की बात करें जो ऑब्जेक्शन में थे और जिनको हमने सिद्ध किया कि some of the viharas such as monastery number 4 have the evidence of classroom teaching which is essential in a university. अब यूनिवर्सिटी एक ऑर्गेनाइज्ड यूनिवर्सिटी में किस तरह की चीजों की आवश्यकता होती है, उसमें हम लोगों ने देखा कि जैसे एडमिशन प्रोसीजर क्या है, क्लासरूम टीचिंग के क्या सुविधा है, यूनिवर्सिटी शॉप्स का क्या वो है, टीचर्स कितने हैं, स्टूडेंट्स कितने हैं, उनके हॉस्टल की क्या व्यवस्था है, ये सारी चीजें हमको नालंदा में दिखलाई देती है। As such, there can be notice the seat of the teacher at the eastern end of the monastery. Monastery number 4 में अगर आप देखें तो वहां हमको टीचर के बैठने की सीट दिखाई देती है। मॉनेस्ट्री एक रेक्टेंगुलर या स्क्वायर स्ट्रक्चर है जिसमें बीच में पूरा बड़ा आंगन है और उस आंगन में थोड़ा सा रेस प्लेटफॉर्म है जिसके बाहर चंद्रशिला बनी हुई है जो अपने आप में ये सजेस्ट करती है कि ये सेक्रेड प्लेस है। और वहां टीचर बैठता था और सामने स्टूडेंट्स बैठ करके पढ़ाई करते थे। ये कई मोनेस्ट्रीज में इसके ये सिस्टम दिखाई देता है। This was covered with stone pillars in front which supported the roof. तो ये जो टीचर की सीट थी उसके ऊपर एक कवर्ड रूफ वाला स्ट्रक्चर था। लेटर कंस्ट्रक्शंस कवर्ड ओरिजिनल स्ट्रक्चर और इसके बाद जो आगे के कंस्ट्रक्शंस हुए उनमें ये दब गया। फिर वहां जो 1500 स्टूडेंट्स और 1500 टीचर्स और 10,000 स्टूडेंट्स की बात है, तो हर जो मॉनेस्ट्री थी वो एक हॉस्टल के रूप में उसका यूज होता था और कुछ मॉनेस्ट्री 7 से 9 मंजिल ऊंची भी थी, जैसा कि लिटरेरी एविडेंस भी मिलता है। और आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन में जिस तरह से सीढ़ियां ऊपर जाती हुई और 2-3 तल तक दिखलाई देती हैं और ऊपर का सुपर स्ट्रक्चर गिर चुका है, तो वहां हर हॉस्टल में अपनी व्यवस्था थी भोजन की और बहुत बड़ी ग्रेनरीज जिनमें अनाज रखा जाता था वो वहां मौजूद थी।
अब आप समझ सकते हैं कि ये सिर्फ मॉनेस्ट्री जिसमें बौद्ध भिक्षु 3 महीने के वर्षावास के लिए आते हैं, ठहरते हैं और फिर चले जाते हैं, ये उस तरह की व्यवस्था नहीं थी, बल्कि यहाँ एक परमानेंट व्यवस्था थी कि स्टूडेंट्स जो यहाँ आकर के रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और टीचर्स भी साथ में जो वहाँ रह रहे हैं, उनके खाने पीने का भी सारा साधन वहाँ मौजूद था। अब लिटरेरी एविडेंस हमको मिलता है, जो क्राइटेरिया 6 की बात हम करें, जहाँ टेंजिबल इंटेंजिबल हेरिटेज की बात करते हैं, वहाँ एविडेंस ऑफ फायर हमें ये मालूम है कि नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया गया था 12वीं शताब्दी में के अंत में। The evidence of fire on several occasions is visible at the ruins of Nalanda. A stone inscription recovered from excavations also speak of fire and restoration in the time of Pal ruler Mahipal I. ये 988 to 1038 उसका टाइम है। उस समय ये आग से बचाया गया था। लेकिन जो मेजर फायर वहां हुई, वो उसकी चर्चा मिनहाजुस सिराज करता है तबकाते नासरी में, जहां वो कहता है कि इस पूरे महाविहार को आग से जला दिया गया था 12वीं शताब्दी के अंत में। और जब हम यहाँ के रूइंस को देखते हैं, यहाँ के स्ट्रक्चर्स को देखते हैं, यहाँ की ब्रिक्स को देखते हैं, जो कि आग में जलने की वजह से न सिर्फ काली पड़ गई हैं, बल्कि वो क्रम्बल्ड भी हो गई हैं। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हमें नालंदा की मॉनेस्ट्रीज में दिखलाई देते हैं। अब यहाँ 2004 में कुछ क्लियरेंस का काम हुआ था, और स्तूप साइट नंबर 3 के पीछे एक टेम्पल के रिमेन्स मिले थे, जो कि जब हम अगर क्राइटेरिया 4 की बात करें तो वहां ये आता है कि ये यूनिक एग्जाम्पल होना चाहिए आर्किटेक्चरल एंसेम्बल का। तो वहां हमें पंचायतन टाइप के मंदिर का प्राचीनतम रूप दिखलाई देता है। और ये सिर्फ एक पंचायतन मंदिर नहीं है, बल्कि इसके साथ इसके चारों कोनों पर चक्र बना हुआ है, जो चैरियट के व्हील के रूप में माना जा सकता है। और साथ ही साथ जो पुरानी परंपरा थी एप्साइडल चैत्य की, वो भी हमको 6वीं 7वीं शताब्दी में कंटिन्यू होती हुई यहाँ दिखलाई देती है। और अगर आप ये चित्र देखें तो आपको अंदाज लगेगा, अगर आप ये कर्सर मेरा देख सक रहे हो, तो यहाँ पे ये व्हील है, जिसका ये क्लोजअप है, ये
है।